Okay. Today our topic is electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो ये लाइट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट, तो सनलाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सनलाइट भी हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इट इज वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and magnetic field vector as well as velocity vector that are mutually perpendicular to each other, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको हम लोग उसके बाद क्या लिखना है? इट इज वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, सी वेलोसिटी से डिनोट करते हैं, दैट आर म्यूचुअली एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मान लीजिए कोई वेव है, ठीक है ना, जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों है। तो इसमें ये तीन जो एक्सिस है, तीन कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स एक्सिस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वाई एक्सिस अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो जो एक्स एक्सिस ये वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और वेव का प्रोपगेशन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। तो वेव का रिप्रेजेंटेशन जनरली हम लोग कैसे करते हैं? वेव को इसको कहते हैं साइन कर्व। साइन थीटा कॉस थीटा का जो कर्व होता है, उसी तरह उसी फैशन में वेव का प्रोपगेशन होता है। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है, एंड देयर इज ए वेलोसिटी वेक्टर। और ये तीनों जो वेक्टर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो वेव क्या होता है? वेव साइन फंक्शन होता है। ये साइन या कोसाइन, साइन थीटा ना, इसको साइन फंक्शन की तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वेव का जो प्रोपोगेशन है, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन में जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, वाई डायरेक्शन में इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी को नाम देते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। तो कुछ टर्म है वेव से रिलेटेड, वो भी हम लोग अभी सीखेंगे, डिफाइन करेंगे। इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम या जो मिनिमम डिस्टेंस है वाई डायरेक्शन में, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और देखिए जो पिक पॉइंट होता है ना, पिक पॉइंट को नाम देते हैं क्रेस्ट। हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्रेस्ट। जो लोएस्ट पॉइंट होता है इसको नाम देते हैं ट्रग, TROUG, ट्रग। और दो पिक के बीच जो डिस्टेंस होता है इसको नाम देते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो क्रेस्ट, ट्रग, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, कुछ टर्म इससे रिलेटेड है, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सर इट इज आपने क्या लिखा हुआ? इट इज उसके बाद इट इज वेव associated with electric field vector, magnetic field vector and velocity vector that are mutually perpendicular to each other, ठीक है ना। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है इसका रिप्रेजेंटेशन बाय फिगर हम लोग यहाँ भी डिनोट किए, यहाँ भी डिनोट किए, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेडिएशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। मूव करें नेक्स्ट पेज में। जी सर। देखिए जो प्रॉपर्टी जो है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात अगर करें, प्रॉपर्टीज ऑफ
properties of electromagnetic radiation. देखिए ये जो वेव होता है, रेडिएशन जो होता है, इसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के इक्वल होता है। जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हैव वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और लाइट का जो वेलोसिटी है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में भी, इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। दे ट्रेवल इन वैक्यूम, दे मे ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। दे मे ट्रेवल इन वैक्यूम। दे आर न्यूट्रल, जनरली क्या होते हैं, दे आर न्यूट्रल, चार्जलेस होगा, न्यूट्रल होगा। और फिर क्या है, एग्जाम्पल अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल तो देखिए इसमें कॉस्मिक रे आ जाता है, गामा रे जिसको सिंबल गामा से डिनोट करेंगे, एक्स रे, यूवी रे, विजुअल रे। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका सबका वेलोसिटी सेम होगा। विजुअल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, रेडियो वेव। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है इसके वेलोसिटी से, नहीं जैसे क्वेश्चन इसका होगा, नेक्स्ट पेज में हम क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेलोसिटी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। बोले तो क्वेश्चन ये है, इससे क्वेश्चन पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनता है, विच ऑफ हैविंग हाईएस्ट वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग have highest velocity, इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसमें ऑप्शन देता है एक्स रे, बी में जो है कि गामा रे, यूवी रे, डी में इक्वल, ऑल हैव इक्वल वेलोसिटी। सर डी होगा। हाँ, तो सारे का वेलोसिटी जो है इक्वल होता है, इक्वल वेलोसिटी होता है, ये याद रखेंगे। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेलोसिटी इक्वल होता है। हाँ, क्या डिफरेंट होता है, तो एनर्जी डिफरेंट होगा, वेवलेंथ डिफरेंट होगा, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट होता है। तो इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट हम लोग का टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है, तो ये सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही सीरीज है विथ इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग एनर्जी, नहीं इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से जो सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, series of electromagnetic radiation with increasing value of wavelength, increasing value of wavelength, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। ठीक है ना, वेवलेंथ। और देखिए वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है,
कि जो एनर्जी है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ के होता है। हाँ, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन क्या है कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये इनवर्स रिलेशन होता है। जिसका एनर्जी ज्यादा होगा वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो इट इज सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, एनर्जी जिसको E से डिनोट कर देंगे या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो इस सीक्वेंस में जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अरेंज करते हैं तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें देखिए हाईएस्ट एनर्जी और लोएस्ट वेवलेंथ किसका होता है, गामा रे का होता है। किसका होता है, गामा रे का होता है। गामा रे का जो है कि हाईएस्ट एनर्जी, इसके बाद से एक्स रे का आ जाता है, एक्स रे, यूवी रे, यूवी रे, विजुअल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, रेडियो। तो ये सीक्वेंस है जिसमें सर हाईएस्ट एनर्जी तो कॉस्मिक रे का होगा ना? हाँ, कॉस्मिक रे एस्ट्रोलॉजिकल होता है, उसको कंसीडर में नहीं लेते, लेकिन कॉस्मिक रे ही होगा, लेकिन उसको हम लोग कंसीडर में नहीं लेते। देखिए एनसीईआरटी में भी लिस्ट में कहाँ से है, गामा रे से ही मेंशन है, उसका एस्ट्रोलॉजिकल वेव है, इसलिए उसको कंसीडर में नहीं लेते हैं, हाईएस्ट कॉस्मिक रे का ही होगा। तो सीक्वेंस एक बार हम फिर से नेक्स्ट पेज में लिख ले रहे हैं, यहाँ से भी सीक्वेंस याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में एक बार सीक्वेंस लिखते हैं। तो देखिए सीक्वेंस हमारा क्या है कि गामा रे, जो गामा रे है इसका एनर्जी सबसे हाईएस्ट होता है। गामा रे के बाद एक्स रे है, एक्स रे के बाद यूवी रे है, यूवी रे के बाद विजुअल, जो हम लोग देख सकते हैं विजुअल रेडिएशन है, विजुअल रे के बाद इंफ्रारेड रेडिएशन है, फिर माइक्रोवेव रेडिएशन है और फिर रेडियो वेव है। तो ये जो सीक्वेंस है किसमें है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। नहीं, यहाँ से इधर अगर हम लोग जा रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ अगर मूव कर रहे हैं तो इसमें क्या है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। नहीं, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के सीक्वेंस में है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। या फिर कहेंगे डिक्रीजिंग एनर्जी, डिक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। या फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हाईएस्ट एनर्जी किसका हो गया इसमें, हाईएस्ट गामा रे का हो गया, और लोएस्ट एनर्जी हो गया रेडियो वेव का हो गया। ठीक है ना, तो इसको तो हम लोग लिखेंगे। देखिए इस वेव का प्रॉपर्टी भी होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कि वेव को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो वेव का अपना जो है कि वेव का एनर्जी होता है, वेवलेंथ होता है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो किसी रे का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है। देखिए गामा रे का अगर हम बात करें, इसका वेवलेंथ का या फ्रीक्वेंसी की बात करें, नहीं, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सेम होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजर किस में करते हैं, हर्ट्ज यूनिट में मेजर करते हैं। तो ये गामा रे का जो फ्रीक्वेंसी है, टेबल में एनसीईआरटी टेबल में देख सकते हैं कि गामा रे का जो फ्रीक्वेंसी है इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर 24। तो ये 10 टू द पावर 24 के रेंज में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी भी इसका सबसे हाईएस्ट होगा। वही जो रेडियो वेव है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है 10 टू द पावर 0, यानी कि 1 हर्ट्ज के इक्विवेलेंट है। अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ हम लोग जनरली मीटर में मेजर करते हैं। तो देखिए गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम है, 10 टू द पावर -16 मीटर का रेंज में है। वही रेडियो वेव का वेवलेंथ जो है 10 टू द पावर 8 मीटर या 10 टू द पावर 5 किलोमीटर के रेंज में जो है इसका वेवलेंथ है, जिसको मीटर में हम लोग मेजर करते हैं। और क्या बोले कि जो हाईएस्ट एनर्जी है या हाईएस्ट एनर्जी या फिर कहेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी
क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसका हो गया, गामा रे का हो गया। गामा रे का ज्यादा होता है किससे, एक्स रे से। एक्स रे का ज्यादा होता है यूवी रे से, यूवी रे का ज्यादा विजिबल। इस तरह ये सीक्वेंस है। और वेवलेंथ की बात करें कि हाईएस्ट वेवलेंथ जो है कि हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होगा, तो रेडियो वेव। रेडियो वेव का ज्यादा है किससे, माइक्रोवेव से। माइक्रोवेव, फिर जो है कि इंफ्रारेड, और फिर जो है कि हमारा विजिबल है, फिर यूवी लाइट है, और फिर एक्सरे यूवी लाइट है, फिर एक्सरे है, और सबसे लिस्ट गामा रे का जो है कि गामा रे का वेवलेंथ है। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस से यहाँ सीक्वेंस ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी या सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ ये पूछा जाता है, ठीक है ना। और एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी का रिलेशन वेवलेंथ से है। एनर्जी का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के होता है, और वेवलेंथ का जो है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो वेव से रिलेटेड कुछ टर्म है, उसको हम लोग अब डिफाइन करेंगे। वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड क्या है, ये हम लोग डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग। Sir, हाँ sir, energy is directly proportional to frequency. एकदम Okay, sir. एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। इसी को हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी पढ़ेंगे कि कितना होगा, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। फ्रीक्वेंसी एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो डायरेक्टली ये एनर्जी है फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट में होता है, इक्वल होता है। और एक और रिलेशन पढ़ेंगे कि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी वेक्टर या सी से डिनोट करते हैं, सी वेलोसिटी से। तो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट होता है। तो ये अभी हम लोग जस्ट अभी डिस्कस करेंगे सब फार्मूला, 2-3 बेसिक फार्मूला है इसमें। चलिए नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे हम। तो ये कह रहे थे कि टर्म्स रिलेटेड विथ वेव हम लोग बात करेंगे, टर्म्स रिलेटेड विथ वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड जो टर्म है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म देखिए, इसमें जो है कि आता है, पहले की रिप्रेजेंटेशन थोड़ा देखें कि वेव को फिर एक बार हम लोग रिप्रेजेंट कर ले कि वेव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए वेव का रिप्रेजेंटेशन साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन की तरह होता है। तो साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन की तरह वेव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। और क्या बोले, जो हाईएस्ट जो पॉइंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वाई डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो कह रहे थे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है दिस इज नोन एज क्रेस्ट, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। जो लोएस्ट पॉइंट होता है वाई एक्सिस में दिस इज नोन एज ट्रक, ट्रक बोलते हैं। दो क्रेस्ट या ट्रक के बीच के डिस्टेंस को ही वेवलेंथ बोलते हैं, लेमडा, एक वेवलेंथ बोलेंगे। दो क्रेस्ट या दो ट्रक के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज वेवलेंथ, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पॉजिटिव या निगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो यही इसका वेव का रिप्रेजेंटेशन है। और इसमें कुछ टर्म है, जैसे कि फर्स्ट हम कह रहे थे वेवलेंथ को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट जो है कि हमारा वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रक। टू क्रेस्ट या टू ट्रक के बीच में जो डिस्टेंस है वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को सिंबल हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, इसको लेमडा बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं। और इसका जो यूनिट है ये डिस्टेंस है, तो मीटर या सेंटीमीटर में इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। और ये डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन, डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive लगातार जो होता है कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव ट्रक और क्रेस्ट। तो कंसेक्यूटिव जो है क्रेस्ट और ट्रक के बीच का डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए टू वेव है, नेक्स्ट पेज में मूव करें।
या फिर यही देख सकते हैं, मान लीजिए 2 वेव है, एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, ये वेव ए इसको दे रहा है, और एक सेकेंड वेव है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और पूछे किसका वेवलेंथ ज्यादा है। देखिए जिसका ये यहाँ पर जो है 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का ये जो वेव ये डिस्टेंस है दैट इज लेमडा। अगर ये वेव बी है तो इसको लेमडा बी कहेंगे। 2 कंसेक्यूटिव ट्रैक के बीच का डिस्टेंस लेमडा है, वेव ए है तो लेमडा ए कहेंगे। तो कहेंगे कि लेमडा जो बी है, बी का वेवलेंथ ज्यादा है लेमडा ए से। क्लियर है ना? Yes, sir. तो ग्राफ को देखकर, फिगर को देखकर हम लोग वेवलेंथ कंपेयर कर सकते हैं कि 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस जो है, क्रेस्ट या ट्रक के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ है। तो बी जो वेव है उसका वेवलेंथ ज्यादा है वेवलेंथ ऑफ ए से, और वेवलेंथ जो है एनर्जी या फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ बी जो है कि ज्यादा है वेवलेंथ ऑफ ए से, तो एनर्जी ऑफ बी जो है ये कम होगा एनर्जी ऑफ ए से, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी जो है ये कम होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए से। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे और सेकंड बात करेंगे फ्रीक्वेंसी देखते हैं। वेवलेंथ हो गया, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंसी। सेकंड टर्म हमारा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को सिंबल म्यू से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं म्यू, और इसका जो यूनिट होता है ये हर्ट्ज होता है, ये एसआई यूनिट है, या पर सेकंड भी होता है, या पर साइकिल भी इसको कह सकते हैं, पर साइकिल या पर सेकंड। तो इसका ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, या पर सेकंड भी कहेंगे या पर साइकिल भी कहेंगे। डिफाइन कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as number of wave passing through a point per second ठीक है। मान लीजिए 2 वेव है, ठीक है, एक वेव हमारा ये है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है, एक और वेव ले लिए जिसका वेवलेंथ और कम कर दिए, इसका वेवलेंथ ये है, एक और वेव ले लिए, इसका वेवलेंथ हमारा और कम हो गया, इसका वेवलेंथ ये है। तो देखिए जैसे जैसे हम वेव ए बी सी लिए तो वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ ऑफ ए ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ सी। तो फ्रीक्वेंसी जो है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सी। यहाँ फास्ट ऑसिलेशन हो रहा है, फास्ट ऑसिलेशन, यानी कि किसी पॉइंट से नंबर ऑफ वेव जो है कि फास्ट मूव कर रहा है, प्रोपगेशन फास्ट हो रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट टर्म हम लोग बात करेंगे थर्ड। देखिए थर्ड इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को सी से भी डिनोट करते हैं, वी से भी डिनोट करते हैं। और मतलब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के ऑपोजिट है ना? एकदम अपोजिट है, नहीं, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के अपोजिट। सर स्पेस दिख रही है। वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ऐसा। चलिए वेलोसिटी को सी या वी से हम लोग डिनोट करेंगे, और वेलोसिटी का यूनिट तो पता है मीटर पर सेकंड हम लोग लेते हैं। और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वेक्टर सी मान लीजिए, सी जो होता है ये प्रोडक्ट होता है किसका, वेवलेंथ का, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट होता है। अब सी जो वेलोसिटी, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट की बात करें तो ये तो कांस्टेंट है, ये कितना है 3 × 10⁸ है। तो अगर किसी रेडिएशन का वेवलेंथ पता है तो उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर उसका मालूम है तो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा कहते हैं कि रेड लाइट का नाम सुने हैं, रेड लाइट? हाँ, रेड लाइट का कहते हैं जो वेवलेंथ है
ये 700 नैनोमीटर होता है, नहीं 700 नैनोमीटर। तो रेड लाइट का वेवलेंथ अगर 700 नैनोमीटर है, अगर पूछे कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, रेड लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो ये तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रिलेशन को याद रखना है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन या वेव जो होता है वेलोसिटी, ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। वेवलेंथ और किसका, फ्रीक्वेंसी का जो है कि प्रोडक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट होता है। ये रिलेशन याद रखना है। और वेलोसिटी जो वेक्टर है किसी लाइट के लिए या रेडिएशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए तो फिक्स क्वांटिटी है, इसका तो वैल्यू हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर रेड लाइट का वेवलेंथ देखिए 700 नैनोमीटर है, तो फ्रीक्वेंसी इसका हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, देखिए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और वेवलेंथ कितना है 700 नैनोमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तो ये 2 0 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 × 10⁻⁻7 हो गया, ठीक है ना। और ये देखिए ये ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 3/7 × 10⁻⁻ कितना हो गया, 15 हो गया, है ना। और एक इसमें 10 ले लेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 30/7 × 10⁻14 लिख सकते हैं। और ये 7 3 जा 20, 7 4 जा 28, और फिर 220, 7 2 जा 14, 4.2 × 10⁻14 ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो जाएगा 14 हर्ट्ज। तो ये रेड लाइट का जो है फ्रीक्वेंसी देखिए कितना हो गया, 4.2 × 10⁻14 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। क्लियर है ना। Yes, sir. तो वेलोसिटी Yes, sir. वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमको नोन है। तो किसी भी लाइट का अगर वेवलेंथ दिया हुआ या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, तो ये वेवलेंथ दिया है तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी दिया है तो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे रेड लाइट का वेवलेंथ भी, ये भी फैक्ट है, इसको भी याद रखना है। या फिर दिया रहता है 700 नैनोमीटर के रेंज में होता है रेड लाइट का, तो रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 4.2 × 10⁻14 हर्ट्ज के रेंज में हो गया इसका फ्रीक्वेंसी। और जो हम लोग के आई से विजिबल रेंज है, जो हम लोग लाइट देख सकते हैं, वो केवल विजिबल लाइट है जिसका फ्रीक्वेंसी 10⁻14 के रेंज में, उसी लाइट को हम लोग अपने आई से देख सकते हैं। नहीं उससे ज्यादा हो या कम हो तो वो लाइट हमारे विजिबल नहीं होता है। चलिए, तो थर्ड टर्म था वेलोसिटी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पेज में मूव करें। बोलिए सर अगर मीडियम चेंज हो जाता है तो वेलोसिटी भी तो चेंज होगा, और तब फ्रीक्वेंसी भी तो चेंज हो जाएगा ना। हाँ देखिए, मीडियम चेंज होने के साथ साथ जो है कि एक ही प्रॉपर्टी नहीं चेंज करता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। बाकी चेंज करेगा, वेलोसिटी भी चेंज करेगा, वेवलेंथ भी चेंज करेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। चलिए इस बात को भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड कि विथ मीडियम, विथ चेंज ऑफ मीडियम, with change of medium, velocity and wavelength of light, velocity and wavelength of light changes, या electromagnetic radiation changes, but not frequency, frequency नहीं change होता, but not frequency, frequency constant रहता है। तो थर्ड टर्म के बाद देखिए एक टर्म होता है वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर को डिनोट करते हैं म्यू बार से, और ये क्या होता है, ये रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1/λ। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर मीटर या पर सेंटीमीटर, इसका वेव नंबर, ठीक है ना। वेव नंबर। एम्पलीट्यूड, तो देखिए ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वाई डायरेक्शन में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
ऑफ वेव पार्टिकल, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं, पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किसमें होगा, वाई डायरेक्शन में हो गया। और इसको एम्पलीट्यूड करते हैं तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, मीटर या सेंटीमीटर इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड विद द वेव नेचर से रिलेटेड कुछ हम लोग का टर्म था जिसको हम लोग डिस्कस किए। क्लियर है ना यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक होगा, जो इम्पोर्टेंट टर्म था हम लोग जो है कि डिस्कस कर लिए, जिसमें वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है, एम्पलीट्यूड है, वेव नंबर है। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ में हम लोग रिलेशन भी देखे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का जो है कि हम लोग सीक्वेंस भी देखे। और देखिए जो हम पीडीएफ सेंड किए हैं उसमें एक टेबल भी दिया हुआ है जिसमें वेव सब मेंशन है, उसका वेवलेंथ भी मेंशन है, फ्रीक्वेंसी भी मेंशन है, और उसका सोर्स क्या क्या जो है कि रेडियो वेव का सोर्स क्या है, माइक्रोवेव का सोर्स क्या होता है, विजुअल रे का सन सोर्स होता है, सन रे से यूवी रे भी मिलता है, एक्सरे जो है मेटल से मिलता है, मेटल से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, कॉस्मिक रे आउटर स्पेस में होता है। तो ये इंफॉर्मेशन दिया है, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी फॉर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू उसको जो है कि देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का था वेव पार्टिकल। नाउ वी हैव 10 मिनट। तो नेक्स्ट ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट जो हम लोग सर बीच में सर बीच में आपने एक बात कही थी कि 10 टू द जो रे 10 टू द पावर 14 के मतलब रेंज में होते हैं वो विजिबल होता है हमारे लिए। सर वो एक बार फिर से कह दीजिए ना। हाँ, फिर से देखिए एनसीईआरटी पेज नंबर 35 फिगर नंबर 2.7। देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखिए जो है कि एक गामा रे से रेडियो वेव इतना स्पेक्ट्रम है, लेकिन उसमें बहुत छोटा सा रीजन जो है विजुअल, जो कलर रीजन है जो हमको दिखाई देता है, जिसको जूम किया गया है। बस इतना वेव में, रेडिएशन में सिर्फ एक छोटे से पार्ट को हम लोग देखते हैं। फिगर में देखिए उसको जूम किया हुआ है, विजुअल स्पेक्ट्रम को, विजुअल रे को, जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम रेंज में है। तो उतना लॉन्ग रेंज में हम लोग सिर्फ एक पार्टिकुलर रीजन को हम लोग देख सकते हैं, जिसको विजुअल रीजन कहते हैं। विजुअल रीजन के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि जो विजुअल हमारा रीजन है, देखिए विजुअल रीजन जो है हमारा, ये 700 नैनोमीटर से जो है कि 400 नैनोमीटर, इसी के रेंज में हम लोग का आई जो है डिटेक्ट करता है लाइट को। यूवी लाइट को नहीं देख सकते, एक्सरे हमारा को डिटेक्ट नहीं कर सकते, यूवी लाइट, एक्सरे, गामा रे डिटेक्ट नहीं कर सकते, माइक्रोवेव, रेडियो वेव ये डिटेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा है, ये रीजन विजुअल रीजन में आता है, विजुअल रीजन कहते हैं। इसका रेंज क्या है वेवलेंथ का, विजुअल रीजन का रेंज क्या है, 700 से 400 नैनोमीटर। ये रेड लाइट, रेड इंड है, और ये वायलेट इंड है, विवग्योर पता है ना, वायलेट इंड है। रेड लाइट का वेवलेंथ जो है कि ज्यादा होता है, एनर्जी कम होता है, वेवलेंथ इसका ज्यादा होता है, लेमडा वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट है, ये 700 है। ये वायलेट लाइट का वेवलेंथ है, तो एनर्जी जो है कि आपका रेड लाइट का कम होगा, वायलेट का ज्यादा होगा। तो इसी रीजन में हम लोग देख सकते हैं। दिस इज नोन एज विजुअल रीजन, दिस इज नोन एज विजुअल रीजन, विजुअल रीजन। सर इसका मतलब विजिबल रीजन का वेवलेंथ का रेंज है ना ये? हाँ, विजुअल रीजन के वेवलेंथ का रेंज है 700 to 400 नैनोमीटर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे लोग, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में इसका एनर्जी कितना होगा ये सब कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट किया अभी, रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी, वायलेट लाइट का फ्रीक्वेंसी उसी रेंज में आएगा, 10 to the power 14 के ही रेंज में आएगा। तो 10 to the power 14 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग डिटेक्ट करते हैं या फिर रीड करते हैं। सर इसीलिए सिर्फ रेनबो में जो कलर्स होते हैं वही दिख पाते हैं, मतलब उसके अलावा अलग नहीं देख पाते। नहीं देखे, डिटेक्ट नहीं पता चलेगा। एक्सरे है, यूवी रे है, गामा रे है, रेडियो वेव है,
माइक्रोवेव है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, आई मेरा डिटेक्ट नहीं कर सकता। एक स्मॉल रीजन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक वेरी स्मॉल रीजन है जिसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं, नहीं वेरी स्मॉल रीजन। ओके सर। इसको ऐसे Sir. देख सकते हैं कि देखिए ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अगर रीजन है, ऐसे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, नहीं ये गामा रे ले लीजिए, ये रेडियो वेव ले लीजिए, इतना रेडियो वेव, तो इसमें एक छोटा सा रीजन है, ये ऐसे करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसे इसको छोटा सा रीजन है जिसको हम लोग देखते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻14 के होता है। इसको जूम करके ऐसे दिखाया हुआ है, जूम करके ऐसे दिखा हुआ है कि ये ब्लू वाला इंड है और ये रेड वाला इंड है, ये वायलेट इंड है, ये जो है कि रेड इंड है, इसको विबग्योर कहते हैं, विबग्योर। ये 7 कलर जो है कि इसमें जो है कि इंक्लूडेड है। ये रेंज जो है फ्रीक्वेंसी के टर्म में, वेवलेंथ के टर्म में 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के रेंज में है, 400 नैनोमीटर के रेंज में, 700 नैनोमीटर के रेंज में है। क्या हुआ? चलिए, जो नेक्स्ट टर्म है हम लोग का, टॉपिक जो है ये हम लोग अब डिस्कस करने कर रहे हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे। लाइट बोले या फिर बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है कि जो लाइट है, लाइट को हम लोग कहते हैं कि लाइट क्या है, हमारा वेव है, लाइट इज वेव, ठीक है ना, रेडिएशन है, वेव है। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि लाइट का जो कुछ प्रॉपर्टी है वो पार्टिकल नेचर को भी बता रहा है। तो वेव नेचर तो है ही, वेव नेचर तो है ही, लेकिन ये पार्टिकल नेचर को भी रिफ्लेक्ट करता है, वेव एंड पार्टिकल नेचर। हाँ, पार्टिकल मतलब वेव को भी रिप्रेजेंट करता है, वेव नेचर को भी, वेव तो है ही, ऑलरेडी है वेव, लेकिन ये पार्टिकल की तरह ही बिहेव करता है। पार्टिकल का क्या प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल का हम लोग काउंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पार्टिकल को हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ये डिस्क्रीट होता है, अलग अलग होता है, डिस्क्रीट होता है। वेव जो है कि का मतलब कैनॉट, ये कंटिन्यूअस होता है, ये इसका नेचर होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट नहीं होता है, काउंटेबल नहीं होता है, ये मेजर डिफरेंस हो गया। लेकिन देखा कि लाइट तो वेव है ही, ये पार्टिकल नेचर भी है, और इसी को हम लोग कहते हैं ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब लाइट शो वेव नेचर एज वेल एज इट शो पार्टिकल नेचर। ड्यूअल मतलब बोथ, दोनों नेचर जो है कि शो करता है, इसे कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अब देखिए जो इसका वेव नेचर लाइट है, वेव नेचर ऑफ लाइट है, इसका एग्जांपल देखते हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट जो है, कौन कौन से जो प्रॉपर्टी है जो वेव नेचर ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। देखिए इसमें कुछ टर्म है, जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन है, ये सब हम लोग फिजिक्स में जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब वेव नेचर को सपोर्ट करता है। फिर से इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस है। फिर डिफ्रैक्शन है आपका, डिफ्रैक्शन, ये सब वेव नेचर को शो करता है। अच्छा, ये टर्म तो हम लोग को बेसिकली पता है, रिफ्लेक्शन, जब किसी एक ही मीडियम में लाइट बेंड करता है, मूव करता है, ट्रेवल करता है सेम मीडियम में, तो दिस इज रिफ्लेक्शन। जब एक मीडियम से जो है कि दूसरे मीडियम में जो है कि लाइट जाता है और लाइट का जो है कि बेंडिंग होता है, दिस इज रिफ्रैक्शन। नहीं, एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम है और वो लाइट का जो है कि बेंडिंग इसके साथ होता है, दिस इज रिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस करता है कि दो वेव जब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करते हैं, तो दो वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करते हैं तो वो कंबाइन कर सकते हैं। नहीं, यानी कहने का मतलब इसको ऐसे भी समझे, दो वेव का सुपर इम्पोजिशन पॉसिबल है, या ऐसे भी कह सकते हैं वेव का एक और प्रॉपर्टी है कि एक या एक से ज्यादा वेव एक ही पाथ पर, एक ही स्पेस को ऑक्युपाई कर सकते हैं। नहीं, ये एक वेव हो गया और इसी स्पेस में दूसरा वेव भी एग्जिस्ट कर सकता है।
सेम स्पेस में दूसरा वेव भी एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं, ये वेव का प्रॉपर्टी हो गया। इसी स्पेस में तीसरा वेव भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एक ही स्पेस में एक ही जगह पर तीन पार्टिकल नहीं होंगे, उनका स्पेस अलग अलग होगा, लेकिन एक ही जगह में तीन वेव एग्जिस्ट कर सकते हैं, सुपर इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब दो वेव कंबाइन करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, तो उनका एनर्जी जो है इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, वो एड भी हो सकते हैं, दोनों वेव एड होके ज्यादा एनर्जी हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और दोनों वेव जो है एड होकर उनका एनर्जी जो है कि कम भी हो सकता है, इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। यानी वेव जो है सुपर इम्पोज करते हैं, एक दूसरे को जो है कि एड कर सकते हैं, वेव को सेम पोजीशन को ऑक्युपाई कर सकते हैं। डिफ्रेक्शन क्या होता है, ये भी बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, किसी कॉर्नर से जब हम लोग लाइट पास करते हैं ना, तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। तो ये सारे वेव नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो पार्टिकल नेचर है, तो ये सब एक्चुअली फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, डिटेल से 12th में भी पढ़ना है, 11th में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन 9th 10th में हम लोग पढ़े होंगे। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ये 12th में भी आपको मिलेगा, वेव नेचर ऑफ लाइट फिजिक्स में। मेनली यहाँ पर कंसर्न हम लोग का है पार्टिकल नेचर, ये हम लोग के यूज का है, केमिस्ट्री में इसके एप्लीकेशन है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का। देखिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है, कौन कौन से ऐसे फेनोमेना है या प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर जो है 36, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये देख सकते हैं टॉपिक। तो नेक्स्ट पेज में हम ये कह रहे थे कि जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है किसके द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, पार्टिकल नेचर ऑफ जो लाइट है, ये इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ लाइट, कौन कौन से प्रॉपर्टी पार्टिकल नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला यही आता है प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी, और ये कैलकुलेट किया कि लाइट का प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि बताया कि लाइट जो है डिस्क्रीट है, क्वांटाइज है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट क्या है, क्वांटाइज्ड है। फिर से जो है कि और क्या है, एक फिनोमेना होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी पार्टिकल नेचर के लाइट को सपोर्ट करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये सब टॉपिक हो गया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कि हाइड्रोजन को जब हीट करते हैं, हाइड्रोजन या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटम को जो हम हीट करते हैं तो स्पेक्ट्रम मिलता है, कलर लाइन मिलता है, ये भी कलर का लाइन जो स्पेक्ट्रम मिलता है, सीरीज ऑफ कलर मिलता है, ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि लाइट जो है डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, डिफरेंट वेवलेंथ के कॉम्बिनेशन से बना है, और ये भी पार्टिकल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना, लाइन स्पेक्ट्रा जाएगी। और फिर एक फिनोमेना है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या होता है कि जब लाइट इंसिडेंट होता है किसी मेटल पर, तो उससे जो है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, फोटो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो ये सब एक एक टॉपिक करके हम लोग को पार्टिकल नेचर पढ़ना है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हाइड्रोजन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करते हैं। फिर से एक लिखा है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ये भी पार्टिकल नेचर को, कि किसी सॉलिड को हीट करेंगे ना तो उसका हीट कैपेसिटी जो है कि चेंज होता है, नहीं, टेम्परेचर के साथ जो है कि चेंज होता है। तो वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड as a function of temperature,
फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये सारे पार्टिकल नेचर को शो कर रहे हैं। अब 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे कि प्लैंक का क्वांटम थ्योरी कहता है कि एनर्जी जो है लाइट का क्वांटाइज है और ये कितना होता है कैलकुलेट कर सकते हैं, h म्यू के इक्वल होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है और ये भी कहता है कि वेवलेंथ के साथ जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज करता है फॉर ए गिवन टेम्परेचर। हाइड्रोजन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटम को जब हीट करते हैं तो लाइन डिफरेंट कलर बैंड जो है कि लाइन सीक्वेंस ऑफ लाइन जो मिलता है ये भी सपोर्ट कर रहा है कि लाइट जो है बहुत सारे वेवलेंथ और कलर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये पार्टिकल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। जब किसी मेटल पर इलेक्ट्रॉन फॉल लाइट फॉल करता है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, जितना ज्यादा लाइट होगा उतना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ये भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है। तो टाइम इज गोइंग टू ओवर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ जो लाइट है, इसमें प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना। ओके, चलिए, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।